हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, और जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए कैसे हम उसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रेस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिदम और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम को पढ़ लिया है। अब हम इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी प्रोसेसेस दी हुई होती है उनकी प्रायोरिटी सेट की हुई होती है पहले से, और उसके आधार पर ही उसको सीपीयू अलॉट किया जाता है। तो आइए इसको शुरू। बिल्कुल। देखो, अपन जब भी कोई भी चीज़ पढ़े ना, तो अपने को रीज़न पता होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए और उसका आउटकम भी पता होना चाहिए कि ये पढ़ने के बाद अपने को अपना अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, है ना। अपना एक जो कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा इस कंप्यूटर के बारे में, या जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपना अपना कितना नॉलेज इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगा। ठीक है। तो देखो ऋत्विक और तुम भावे, शायद तुम फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहे हो क्लास, तो मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं कि जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, ये कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है। ये सब्जेक्ट हमेशा हर बार पढ़ना पड़ता है हर इंजीनियर को जो कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेता है। इवन बीटेक में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट की तरह है। एक यूज़र और जो हार्डवेयर कंप्यूटर का होता है उसके बीच में एक बिचौलिए की तरह काम करता है। यूज़र की बात को समझता है और उस बात को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। और जो भी हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर पार्ट में जो भी आता है आपका इंटरनल जो यूनिट्स हैं, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, ठीक है, ये सब मिलके उस जो टास्क यूज़र द्वारा दिया गया है उस पर काम करते हैं। ठीक है। और फिर से वापस इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका जवाब दिया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू उस जवाब को यूज़र तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इसका एक सीधा सा उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे अभी आप लोग अपने मोबाइल पे जो इंटरफेस खोल के बैठे हो, तो मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली जो यूज़ करते हैं हम लोग? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यूज़ करते हैं। आप अगर एप्पल का फ़ोन है तो मैक ओएस भी होगा आपके पास। ठीक है। तो पहले ब्लैकबेरी का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। पुराने जो मोबाइल आते थे सैमसंग के, तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। ठीक है। अपन जब लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज़ आपका पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस पे रन करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको अपन एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ये हो सकता है, आपने एक ब्राउज़र खोल रखा है। ठीक है। मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये। ठीक है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। ठीक है। मोजुला हो गया या आपका क्रोम हो गया, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, 10 और इस पर वर्क करता है। ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है क्लास लेना, डिजिटल मोड में क्लास लेना, जिसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं और आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, एक पार्ट हैं, ये फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के, ये सॉफ्टवेयर के। लेकिन एक्चुअल में ये जो चीज़ अपन देख रहे हैं ये इतना इजीली नहीं होता है। इस पर काम कौन करता है? आपका हार्डवेयर काम करता है। ये सारा चीज़ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? हार्डवेयर करता है। तो हार्डवेयर डायरेक्टली, हम तो एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन काम आपका हार्डवेयर कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जो हार्डवेयर तक आपकी बात पहुंचाता है वो बात पहुंचाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बात को एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे क्रोम या जो भी ब्राउज़र है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आपकी बात को लेता है, समझता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ के, ठीक है, आपकी उस बात को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। हार्डवेयर बेसिकली उस पर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोसेसिंग चलती है, कंटिन्यूस सर्विस जो भी यूज़र को चाहिए होती है उस पर रेस्पॉन्स जनरेट होता है, और ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें लगता है कि
एक्चुअल में जो पीछे प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि बस हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, बट एक्चुअल में आपका इनपुट जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है। अब जैसे मैं एक एक वर्ड आपको बोल रहा हूँ, जो जो डिलीवरी आप तक पहुँच रही है, मेरे जो भी ऑडियो आप तक पहुँच रहा है, इस पर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इतना फास्ट होता है तो हमें समझ में नहीं, हमें लगता है कि बिल्कुल एज अ फिज़िकली प्रेजेंट रहते हुए हो रहा है। तो ये आज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हम स्टडी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्चुअल में डिज़ाइनिंग है वो कैसे हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है, ठीक है। तो वो अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब एक इंटरमीडिएट का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, तो एक्चुअल में इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने का इसके पास अलग अलग वे होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो अब हम जो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस मैनेजमेंट, एक्चुअल में ये प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। तो अब ये जो चैप्टर अपन पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो कौन बताएगा प्रोसेस क्या होता है? प्रीतम सिंह, तुम बता सकते हो प्रोसेस क्या होता है? हेलो प्रीतम, कैन यू हियर मी? भैया अपन कंप्यूटर के भाषा में बात करें, प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। मैंने पिछले से, हाँ ऋत्विक बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में ये टर्मिनोलॉजी अपने को समझ में आती है कि जैसे ही कोई भी इनपुट गया यूज़र ने जैसे इनपुट दिया, ठीक है। अब ये जो आपका इनपुट है ना, इनपुट देने के लिए उसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जैसे ही वो क्लिक करता है, क्लिक करते ही वो प्रोग्राम क्या है, लोड होता है, ठीक है। तो जैसे उसने क्लिक किया प्रोग्राम पे, तो उस प्रोग्राम के संबंधित एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अपन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसको बोलते हैं? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो प्रोग्राम जो है जो रन कर रहा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? यशदेव सिंह, तुम्हें समझ में आ रही है बात? कैन यू रेस्पॉन्ड? यशदेव सिंह, राहुल नागर, क्या समझाया मैंने अभी? हाँ, मैं अब डेफिनेशन बता रहा हूँ एक्चुअल प्रोसेस का। प्रोसेस होता क्या है? जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ में, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप कैसे करते हो? विंडोज़ के थ्रू इंटरेक्ट करते हो। लेकिन विंडोज़ पे भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स हो गए जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएँ होती है, वो अलग अलग काम करने के लिए बने होते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करके उसको खोलते हो, ठीक है, उसको क्लिक करके खोलना मतलब उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करना, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करके खोलते हो एक प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? प्रोग्राम को रन करना मतलब एक प्रोसेस को क्रिएट करना, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और प्रोग्राम एक्चुअल में क्या होता है? रविनाथ बताओगे प्रोग्राम क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो यार, आवाज नहीं। हाँ, नहीं, इसको अपन प्रोग्राम नहीं कहेंगे। कोई बताना चाहेगा? शबाना, तुम बताना चाहोगे प्रोग्राम क्या होता है? शबाना बी, आवाज़ आ रही है तुम्हें? हेलो, हाँ शबाना, बताना चाहोगे कि प्रोग्राम क्या होता है? ओके, अभिषेक शर्मा, तुम बताना चाहोगे?
अभिषेक शर्मा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर। हाँ देखो, प्रोसेस और एक्चुअल में प्रोग्राम देखा जाए ना तो एक ही है। प्रोसेस और प्रोग्राम एक ही को बोलते हैं अपन, बट करेक्ट। अब प्रोग्राम एक्चुअल में होता क्या है, देखो प्रोग्राम के अंदर क्या लिखे होते हैं, कोड लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है। ठीक है, प्रोग्राम जो आप देख रहे हो ना अपने मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हो, ये सब क्या है, जो भी ऐप होते हैं ना आपके मोबाइल में, सब क्या है, प्रोग्राम्स हैं। तो इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए आपने कोडिंग करनी होती है। ठीक है, आपको कोड लिखना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन बोलते हैं, समूह, निर्देशों का समूह मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आपने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन किया, जैसे आपने व्हाट्सअप का ऐप देखा होगा, तो ये जब व्हाट्सअप का ऐप बनाया जाता है तो इसके लिए कोडिंग करनी होती है, कोड लिखना पड़ता है। कोड लिखना पड़ता है मतलब लाइन स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। अब ये जो कोडिंग लिखी जाती है ना, ये अलग अलग भाषा लैंग्वेजेस में का यूज़ करके लिख सकते हो आप। एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, C++ होता है, जावा होता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंग्वेज के आधार पर आप प्रोग्राम तैयार करते हो। ठीक है, और जब आप इस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ठीक है, तब तो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन का जो समूह है उसको अपन प्रोग्राम बोल रहे हैं। और यही प्रोग्राम एक्चुअल में प्रोसेस कब बन जाता है, जब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं। समझ में आ रही है बात, जब प्रोग्राम को अपन यूज़ करते हैं। सभी को क्लियर है? शबाना, तुम्हें समझ में आया जो अभी मैंने बताया प्रोग्राम क्या होता है? क्या होता है प्रोग्राम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब हम जितने भी मोबाइल में या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी ऐप अपन यूज़ करते हैं, बेसिकली ये क्या है, प्रोग्राम्स हैं, या अपन इनको एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं या ऐप बोलते हैं। ठीक है, अपन इनको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब को डिज़ाइन किया जाता है, इनके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश लिखे जाते हैं। निर्देश लिखने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम्स को जब रन करा जाता है, प्रोग्राम को जैसे यूज़ किया जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो इसको सबसे पहले प्रोसेस को क्रिएट होता है, एक स्टेट होता है न्यू स्टेट। मैंने इससे पहले सेशंस में कवर किया है कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम आप जो पिछले सेशन के वीडियो हैं उसमें से देख के समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे। तो जब प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो प्रोग्राम ही है, वो स्टैटिक मोड में है। ठीक है, वो प्रोग्राम जो है वो किस में है, स्टैटिक मोड में बोलेंगे अपन उसको। ठीक है, स्टैटिक मोड में होता है वो। ठीक है, मतलब प्रोग्राम जब बनाया जाता है सिर्फ उसके अंदर निर्देश होते हैं लेकिन इन निर्देशों को जब अपन एक्चुअल में रन करवाते हैं, ठीक है, तो उस रन टाइम के समय प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रोसेस क्रिएट होता है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब रन कर रहा है, प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको अपन प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या है, जब आप एक एप्लीकेशन रन करते हो, अपने मोबाइल में एक ऐप रन कर रहे हो आप, अभी जैसे गूगल मीट पे आप यूज़ कर रहे हो या ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, तो जब भी यूज़ करते हो इसके साथ में इसके फीचर्स भी होते हैं। अब फीचर्स किसको बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा फीचर्स क्या होता है? प्रीतम, फीचर्स क्या होते हैं? हाँ,
ओके, हाँ, मतलब उसकी और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसको अपन फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करूं तो उस और एक ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लें, जैसे आप किसी ठेले पे जाते हो, कुछ पर खाने के लिए जाते हो जैसे, तो वहाँ पे अलग अलग आइटम्स होते हैं। वो आपको पेटीज़ भी देगा, आपको समोसा भी देगा, आपको बर्गर भी देगा, पिज़्ज़ा भी देगा, ठीक है। ये तो आपको चूज़ करना होता है कि भाई आपको क्या खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मुझे बर्गर खाना है। तो ये जो अलग अलग विशेषताएं हैं उसकी, ये उसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में फीचर्स होते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या MS वर्ड है, उसमें आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इंसर्शन का फिर अलग टैब होता है, उसके अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे फीचर्स होते हैं, फिर सब फीचर्स होते हैं। समझ में आ रही है, ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो इन फीचर्स को भी एक्चुअल में जो ये फीचर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम, एक फीचर जो है एक्चुअल में एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब आपने मेन प्रोग्राम को क्रिएट किया, तो मेन प्रोग्राम को आपने रन किया, तो उससे संबंधित एक प्रोसेस क्रिएट होता है ठीक है। और जब उस मेन प्रोग्राम के अंदर आप छोटे छोटे फीचर्स, मतलब उन प्रोग्राम्स को रन करते हो, तो फिर से सब प्रोसेसेस क्रिएट होती है। तो एक्चुअल में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हो, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या ऐप को जब आप यूज़ करते हो, तो प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। तो इन सब प्रोग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में अब समस्या होती है कि ये जो प्रोसेसेस है, इतनी सारी प्रोसेसेस जब मेरे पास आके खड़ी हुई हैं, और एक्चुअल में प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, प्रोसेस को चाहिए होता है कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाऊं, ठीक है। तो ये स्टेट डायग्राम समझाता है अपने को। जब प्रोसेस क्रिएट होती है, ये पहला आपका क्रिएट स्टेट, ठीक है, दूसरा आपका रेडी स्टेट, तीसरा आपका रनिंग स्टेट, और चौथा आपका कंप्लीशन स्टेट, और एक आपका हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक स्टेट, ठीक है। ब्लॉक स्टेट इसको अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होता है या जो प्रोग्राम के फॉर्म में होता है, वो क्रिएट स्टेट में होता है। फिर क्रिएट से कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में जाते ही प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही अब प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, तो एक्चुअल में यहाँ प्रोसेसेस के लिए एक कतार बना दिया जाता है कि कितने प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो अपन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ये जो P1 P2 P3 प्रोसेसेस है ना, ये एक्चुअल में कतार में होता है। और इन सबको क्या चाहिए होता है, इन सबको चाहिए होता है CPU, कि CPU आके इस पर काम करे और इस पर प्रोसेसिंग करके इस प्रोसेस को कंप्लीशन रनिंग स्टेट में डाल के, जब प्रोसेस को CPU अलॉट हो जाता है, तो मतलब प्रोसेस रन कर रहा है। और जैसे ही उसका ब्रस्ट टाइम हुआ, प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म किया, तो वो कहाँ जाता है, कंप्लीशन स्टेट में। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस क्या चाहता है कि मैं रेडी स्टेट से कंप्लीशन स्टेट में पहुँच जाऊँ, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में डालना है, ठीक है। कौन सी प्रोसेसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में डालना है, मतलब कौन सी प्रोसेसेस को CPU अलॉट करना है। तो इसको बोलते हैं अपन स्केड्यूलिंग करना, CPU की स्केड्यूलिंग करना, कि कब किस प्रोसेस को CPU दिया जाएगा, मतलब कब किस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और वो कैसे करता है, उसके लिए वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पहला स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें हमने देखा कि जो भी प्रोसेस पहले आया है, उसको पहले CPU अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको पहले CPU अलॉट कर दिया जाएगा। और FCFS एल्गोरिदम की खासियत क्या है कि इस FCFS एल्गोरिदम को अगर फॉलो किया जाता है, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। जिसका क्या मतलब होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्या मतलब है, कोई बताएगा, आशुतोष? नॉन प्रीएम्पशन, देखो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। कौन कौन था लास्ट टाइम? राहुल नागर तुम थे लास्ट टाइम ना?
अभिषेक, नॉन प्रियम्पशन का क्या मतलब है? देखो यार, अब मैं जब भी क्लास लूँगा ना तो मैं इसीलिए लिंक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी अपन ये क्लास पढ़ रहे हैं ना तो इससे पिछले का समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, ये अपन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट नहीं है कि अपन कहीं भी चालू हो जाए और अपने को पिक्चर समझ में आ जाए पूरी। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा कंप्यूटर साइंस है ना, सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये सबसे ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी फील आपको आ सकती है फटाफट। भाई आप जो भी पढ़ते हो ना बाकी सब्जेक्ट, उसमें तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हर चीज़ की आप फील ले सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने पुराने लेक्चर्स हैं ना। हाँ हाँ, प्रियम्पशन का मतलब, एक मिनट, करेक्ट, ठीक है। अब एक्चुअल में अपना टारगेट क्या है? प्रोसेस का टारगेट है कि प्रोसेस जो है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में होते हुए कंप्लीशन तक जाए, ठीक है। रेडी स्टेट से स्टार्ट होके रनिंग होते हुए फिर कंप्लीशन स्टेट में जाए। रनिंग स्टेट में है मतलब प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है अगर इस प्रोसेस को सीपीयू एक बार दे दिया गया तो ये प्रोसेस जो है सीपीयू को तब तक अपने पास पकड़ के रखेगी जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्पशन, ठीक है। सीपीयू तब तक रहेगा जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन में क्या होता है कि कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। मान लो अगर वो क्राइटेरिया मैच करता है किसी प्रोसेस का, तो जिसके पास सीपीयू है उससे सीपीयू खींच के उसको किक मार दिया जाएगा। उसको या तो ब्लॉक में डाल देंगे या रेडी में डाल देंगे फिर से, और किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। अब मुझे एग्जांपल बताओ कौन से नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं और कौन से प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। अभी तक अपन ने 4 एल्गोरिदम देख लिए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रीएम्प्टिव हो गया। करेक्ट करेक्ट। और शॉर्टेज जो फर्स्ट एसजेएफ है वो किसका एग्जांपल है? अच्छा, तो ए, तो एसजेएफ भी पढ़ना, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा है जो अभी तक अपन डिस्कस कर रहे हैं? ऋत्विक शर्मा, तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा क्या क्या समझ में आया अभी तक। देखो आधे घंटे में मैंने पूरा एक्चुअल में सार बता दिया, सब्जेक्ट क्या है, अपन पढ़ क्यों रहे हैं और क्या क्या अभी अपन पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तुम थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो जो तुम्हें समझ में आया। मैं यूँ बोल रहा हूँ अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है इस आधे घंटे में, आपको समझ में जो जो आया, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, रिवाइज समझा दो। मुझे मुझे भी पता चले कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। यशदेव सिंह, तुम्हें समझ में आ रहा है? यशदेव सिंह, प्रीतम सिंह, बताओगे क्या समझ में आया?
हाँ बिल हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शबाना बी, समझ में आया तुम्हें? हाँ तो बताओ मुझे क्या समझ में आया था कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या समझ में आया? हाँ तो हाँ अच्छा रविनाथ तुम्हें आया समझ में? हेलो रविनाथ। ओके शबाना, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। तुमने इससे पहले वाले वीडियो देखे क्या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के? फर्स्ट चैप्टर 1 का सिर्फ फर्स्ट वीडियो। यार एक काम आज ज़रूर करना सब लोग, ये जो चैप्टर 2 के वीडियोस है ना, जो मेरे चैप्टर्स जो प्लेलिस्ट सब लोगों को मिल गया है, जो अपना सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट सब लोगों ने देख लिया है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका? शबाना तुमने, हाँ तुमने प्लेलिस्ट देखा क्या? यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है CS203 नाम का, देखा? हाँ ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहले चैप्टर के मैंने 12 या 13 वीडियो डाले हुए हैं। उसके बाद जो चैप्टर 2 है ना, उसके वीडियो आपको किस तरीके से मिलेंगे, ऐसे कोड लिखा होता है L203 और 2 से स्टार्ट होंगे, जैसे 201 202, ठीक है? तो L203 201 से लेकर जो भी वीडियो बने ना वो चैप्टर 2 के हैं। तो आप क्या करना, आज उनको देखना, ठीक है? उससे आपको ना और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ 5वीं या 6ठी क्लास है इस चैप्टर की, तो पुराना जब तक क्लियर नहीं होगा ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तुम समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता है ना तो मेरे से पूछना, ठीक है? मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आज सब लोग ये काम करना प्लीज़। अभी कल तुम्हारा छुट्टी भी है, तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट भी आएगा और अपने को इतना हेडेक भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम के टाइम। देखो डिप्लोमा का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इजी है, लेकिन मेन मैं चाहता हूँ कि अपन ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि जब आप इस जगह जाओ तो आपको सब आप ऐसा बोल सको कि एक अलग ही दिखो, ठीक है? जब आपके इंटरव्यू होंगे या प्लेसमेंट के लिए जब आप जाओगे तो हर चीज़ का आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से अब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए, ठीक है? तो एक जो लास्ट सेशन में हमने देखा था, एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज कर दूँ। तो ये जो आप देख रहे हो अभी, ये क्या है? एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है? तो प्रीएम्प्टिव है और प्रायोरिटी भी है इसमें। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस आपके पास आएगा उसकी क्या है, प्रायोरिटी देखी जाएगी। जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी सीपीयू उसको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? मान लो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभिषेक है और आपका एक राहुल है, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अभिषेक और राहुल, ठीक है? तो अभिषेक की प्रायोरिटी मैंने सेट कर दी कि ये बच्चा हमेशा मेरी क्लास अटेंड करता है, तो इसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ 5। और राहुल जो है मेरी क्लास कभी कभी मेरी क्लास अटेंड करता है, इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी देता हूँ 3। तो मेरे लिए अभिषेक को मैं ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, राहुल को कम वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये कब बेनिफिट मिलेगा इनको इनकी प्रायोरिटी का? जब कुछ काम होगा इनको मेरे से, ठीक है? तो मेरे से जैसे मान लो अभिषेक को कुछ काम है कॉलेज से रिलेटेड, अभिषेक को कुछ काम करवाना है मेरे थ्रू, ठीक है? जैसे कोई एग्ज़ाम फॉर्म आया, ये बोलता है कि सर आप मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भर देना प्लीज़, ठीक है? और राहुल भी मुझे यही बोलता है। तो अब एक्चुअल में क्या होगा कि राहुल ने मुझे पहले बोला, समझ में आ रही है बात? राहुल ने मुझे पहले बोला, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म आपको 12 को भरे जाने हैं, फाइनल डेट 12 है, राहुल मुझे बोलता है 8 तारीख को, ठीक है? और अभिषेक जो है वो मुझे बोलता है 10 तारीख को।
ठीक है। तो राहुल ने मुझे बोल दिया ठीक, तो मैं राहुल का काम कर रहा हूँ और इस काम को करने के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मुझे मान लो 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 3 दिन लग जाते हैं मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। तो राहुल ने मुझे बोला 8 तारीख को और अभिषेक ने बोला मुझे 10 तारीख को। तो मैं राहुल का काम कर रहा हूँ, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा हूँ। मैंने 8 तारीख को काम चालू किया, 9 तारीख को काम चालू किया और चलो अपन मानते हैं जो अपने को एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं उसको लिए 4 दिन लगते हैं, ठीक है, 4 दिन लगते हैं। तो 8 तारीख को मैंने राहुल का काम किया, 9 तारीख को काम किया, 10 तारीख को काम किया, लेकिन अभी राहुल का काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और इसको अपन चेंज करते हैं क्योंकि फिर 14 तारीख हो जाएगा, तारीख के हिसाब से अपन नहीं करते हैं, इसको अपन कंसीडर करते हैं। जैसे इसने मुझे बोला 6 तारीख को और इसने मुझे बोला 8 तारीख को। भाई सबको समझ में आ रहा है? मैं एक्चुअल में फिर से इसको ब्रीफ कर दूं। जैसे अभिषेक और राहुल 2 स्टूडेंट्स हैं और मैंने इनको प्रायोरिटी सेट किया हुआ है। मैंने अभिषेक को प्रायोरिटी 5 दिया है क्योंकि ये मेरी हर क्लास अटेंड करता है। राहुल मेरी कुछ क्लासें अटेंड करता है, कुछ मिस कर देता है। तो अभिषेक मेरे लिए ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट्स है राहुल की तुलना में। तो अभिषेक जब कोई काम मुझसे करवाना चाहेगा, जैसे कॉलेज का काम है, तो जाहिर सी बात है मैं अभिषेक को प्रायोरिटी दूंगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो आप राहुल और अभिषेक को एग्ज़ाम फॉर्म भरने और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 है, ठीक है। अब राहुल ने मुझे 6 तारीख को बोल दिया सर प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आप भर दीजिए। और जो अभिषेक है इसने मुझे 8 तारीख को बोला है कि सर मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, प्लीज़ आप मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसने 8 को बोला। तो राहुल ने मुझे पहले बोला तो मैं राहुल का काम पहले शुरू कर दूंगा। तो राहुल का काम मैंने 6 तारीख को किया, 7 तारीख को किया, 8 तारीख को किया। लेकिन अभी एक्चुअल में राहुल का काम पूरा नहीं हुआ है। राहुल का काम पूरा होने के लिए 4 दिन लगेंगे, तो मुझे 1 दिन और काम करना था। लेकिन 8वें तारीख पे क्या होता है कि अभिषेक मुझे बोल देता है कि सर मेरा प्लीज़ ये काम होना है, मुझे मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, 8 तारीख को मैं अपने आप को स्विच करता हूँ। किसके लिए? मैं स्विच करता हूँ अभिषेक के लिए। तो अब जो राहुल है इसका काम नहीं होगा, अब मैं अभिषेक का काम करूँगा। तो 8 तारीख को अभिषेक का काम किया, 9 तारीख को किया, 10 तारीख को किया और 11 तारीख को किया, ठीक है। क्यों मैंने स्विच किया? क्योंकि अभिषेक की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी 5 है और राहुल की 3 है। तो मैंने अभिषेक का काम निपटा के फिर मैं क्या करूँगा, मैं वापस से राहुल के काम को करूँगा। और राहुल के काम को मैं करूँगा कब? 12वें दिन में काम करूँगा, ठीक है। तो समझ में आया? मतलब एक प्रोसेस, एक का काम मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो उसके काम को रोक के मैं उस जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसके काम को करूँगा। समझ में आ रही है बात सभी को? किसी को कोई डाउट है? ये एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से ही बिल्कुल ऐसा ही मैटर होता है आपके प्रोसेसेस के। मतलब एक से ज़्यादा जब प्रोसेसेस आके खड़ी हो जाती है और सबको चाहिए सीपीयू चाहिए, मुझे सीपीयू चाहिए, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है उनकी प्रायोरिटी को देखते हुए, भाई इसको सीपीयू दे रखा है लेकिन ये इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी की आ गई तो इससे सीपीयू छुड़वा के इसको दूसरी हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस को अलॉट कर दिया जाए। तो अपन जो है एक्चुअल में प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रायोरिटी के आधार पर सीपीयू अलॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉलम आप देख रहे हो पी नंबर, ये क्या है? प्रोसेसेस के नाम बोल दो या नंबर दे रखा है प्रोसेसेस का, ये उनकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये AT मतलब इनका अराइवल टाइम है और BT मतलब इनको कितना एग्जीक्यूशन होना है तभी ये कंप्लीट मानी जाएगी। और कंप्लीशन टाइम घड़ी के कौन से समय पे, जब आपने घड़ी शुरू करी और घड़ी के कौन से सेकंड में उस कौन से समय पे वो प्रोसेस कंप्लीट होकर निकल गई। TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम कितना उसको इंतज़ार करना पड़ा। RT मतलब इसको अपन बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम, कितने समय में उसको रेस्पॉन्ड किया गया, ठीक है। मतलब उसको CPU दिलाया गया। वेट करने, एक तो वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। और ये सब वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और ये सब मैंने बता रखे हैं, तो आप पिछले सेशन में देखना वीडियोस तो आपको समझ में आएंगे। अब अपना क्या काम होता है, जब इस तरीके की आपको टेबल दी हुई होती है तो आप एनालाइज करते हो, ठीक है, कि ये सब अपने को फाइंड आउट करना होता है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम, ये अपने को निकालना होता है। और एक ये थ्रूपुट भी अपने को निकालना होता है, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो गैंट चार्ट इसको अपन बोलते हैं, और मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ये आप यहाँ पे इस तरीके से देखना। तो यहाँ पे मैं अपनी घड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैं घड़ी स्टार्ट करता हूँ 0 सेकेंड पे, ठीक है। अब 0 सेकेंड पे जैसे ही मैंने घड़ी स्टार्ट करी तो मैंने देखा यहाँ पे 0वें सेकेंड पे कौन सी प्रोसेस आ गई है, T1। अब इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है तो मुझे प्रायोरिटी देखनी ही नहीं है। 0वें सेकेंड पे मैं किसको CPU दे दूंगा, P1 को मैं CPU दे दूंगा। तो अब जैसे ही इसने 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूशन पूरा किया, मैं क्या देखता हूँ, यहाँ मेरे पास ये 1 सेकेंड हो चुका है। अब इस 1 सेकेंड पे क्या है, 1 सेकेंड पे P2 आके खड़ा हो गया है, ये इसका अराइवल टाइम है। अब P2 आ गया है, तो अब P2 जब आ गया है और P1 रन कर रहा है तो P1 और P2 का जो है प्रायोरिटी देखा जाएगा। किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है P1 P2 में, P2 का प्रायोरिटी 4 है और P1 का 2 है। तो अब ज़बरदस्ती करके P1 को वापस रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा और P2 को जो है CPU अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब पहले सेकंड पे, मतलब पहले सेकंड के एंड होते ही P2 को CPU दे दिया जाएगा। अब P2 रन करेगा। अब जैसे इसको मैं 1 सेकंड तक रन कराया, ठीक है, मतलब घड़ी के दूसरे सेकंड पे। अब मैं क्या देखता हूँ, घड़ी के दूसरे सेकंड पे P3 प्रोसेस आके खड़ा हो गया है, जिसका ये P3 आ गया है, जिसका प्रायोरिटी कितना है, 6 है। और ये जो 6 है ये 4 से ज़्यादा है, मतलब जो प्रोसेस P3 आया इसका प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो CPU है P3 को अलॉट करूँगा। अब कितने सेकंड तक अलॉट करूँगा, मैं देखूँगा अगले सेकंड पे। जैसे तीसरा सेकंड है, अब ये तीसरे सेकंड पे मैं देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे फिर कौन सा प्रोसेस आ जाता है, P4, जिसका प्रायोरिटी कितना है, जिसका प्रायोरिटी है 10। मतलब ये जो 10 है और जो फिलहाल रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका प्रायोरिटी है 6, तो 10 6 से बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा फिर से मैं CPU किसको दूंगा, मैं P4 को दूंगा। लेकिन कब तक दूंगा, हर जब 1 सेकंड एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं चेक करता हूँ कि क्या कोई प्रोसेस आया है। चौथे सेकंड पे मैं देखता हूँ कि P5 आके खड़ा हो गया है, ठीक है। चौथे सेकंड पे P5 आके खड़ा हो गया है, जिसकी प्रायोरिटी कितनी है, 8 है, और जो रन कर रहा है उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 10। तो 10 और 8 कौन बड़ा है, कोई बताएगा 10 और 8 में कौन बड़ा है। तो कौन से प्रोसेस को CPU अलॉट किया जाएगा, P4 को। मतलब P4 को पहले भी हो रखा है तो इसको कंटिन्यू करने दिया जाएगा। कब तक कंटिन्यू करेगा, अब अपन देखते हैं 5वें सेकंड पे, ठीक है। 5वें सेकंड पे क्या सिचुएशन बनता है, 5वें सेकंड पे आप देखो P6 भी आके खड़ा हो गया है, P6 आके खड़ा हो गया है और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इसकी प्रायोरिटी 12 है, जो कि अभी P4 रन कर रहा है, ठीक है। P4 रन कर रहा है जिसकी प्रायोरिटी 10 है, तो 12 10 से बड़ा है। तो अब क्या होगा, P6 को CPU अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब अपन P6 को CPU अलॉट करेंगे। अब अगले सेकंड 1 सेकंड जैसे इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, फिर मैं चेक करूँगा क्या छठे सेकंड पे कोई प्रोसेस आया है। छठे सेकंड पे P7 नाम का प्रोसेस आ गया है, जिसका प्रायोरिटी 9 है और रन करने वाले प्रोसेस का कितना है, 12 और 9 में 12 बड़ा है। तो अपन क्या है, 12 जो P6 है उसको ही CPU अलॉट करवा के रखेंगे। तो कितने सेकंड तक अब CPU अलॉट होगा, देखो अब इसके बाद में कोई प्रोसेस आ नहीं रहा है तो अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। छठे सेकंड के बाद इसको सीधा इसके कंप्लीशन तक जितना इसका ब्रश टाइम है, अब ये ब्रश टाइम कितना है, इसको चाहिए 4 सेकंड तक CPU, BT का मतलब है 4 सेकंड तक इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो P6 जो है 1 सेकंड तक तो एग्जीक्यूट कर चुका है, इसको 3 सेकंड और एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब 6 7 8 और 9। तो ये आपका ये 1 2 3 और 4, तो ये 7वां सेकंड, ये 8वां सेकंड और ये 9वां सेकंड। तो P6 जो है आपके 9वें सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही P6 का एग्जीक्यूशन हुआ, इसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस, ठीक है। अब P6 का काम खत्म हो गया, P6 कंप्लीशन स्टेट में चला गया। अब अपन कौन सी प्रोसेस को चुनेंगे, कोई बताएगा, किसको चुना जाएगा। अब P4 को अपन क्यों चुनेंगे, शबाना तुम बताओगे P4 को अपन क्यों चुनेंगे। हाँ, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल अब कितनी है, 10 है।
जिसकी प्रायोरिटी 12 थी उसका तो कंप्लीशन हो चुका है। अब जो P4 है उसको चुना जाएगा। अब ये जो P4 को अपन चुनेंगे तो ये कितने समय तक इसको एग्जीक्यूशन होना है, कितने समय तक इसको CPU दिया जाएगा, ये बताओगे सबाना? तो अब तो कोई आना नहीं है क्योंकि अपन ने सातों प्रोसेस जो आ रखी है उनको देख लिया है और जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो ये प्रायोरिटी 10 है यही सबसे बड़ी है, तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगी? जब तक कि इसका ब्रस्ट टाइम पहुंच नहीं जाता है। तो अब ये कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी शबाना, ये बताओगे? समझ में आ रही बात मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ ये जो P4 प्रोसेस है ना भाई, P6 का काम हो गया, अब P4 जो प्रोसेस है, अब अपने को पता है कि P4 को एग्जीक्यूट होना है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि P4 को कितने समय तक एग्जीक्यूट होना है? समझ में आ रहा बात? P4 को कितने समय तक एग्जीक्यूट होना है ये अपन कैसे पता करेंगे? आ रहा है समझ में? नहीं भाई, अब अपन एक्चुअल में अपने को 7 प्रोसेसेस दिख रहा है, अपन सबकी प्रायोरिटी देख चुके हैं और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस कौन सी थी? P6 थी, जो जिसको एग्जीक्यूट होना था 4 सेकंड तक, उसको अपन 4 सेकंड तक एग्जीक्यूट करा चुके हैं। मतलब 5वें सेकंड से लेकर 90वें सेकंड तक 4 सेकंड हो गया ना, तो 4 सेकंड तक अब इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं। अब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस अपने पास बची है वो सिर्फ P4 है जिसकी प्रायोरिटी 10 है। तो अब इसके अलावा कोई प्रायोरिटी की प्रोसेस आनी नहीं है, ठीक है? तो यही एग्जीक्यूट होगी। अब ये कितने सेकंड तक एग्जीक्यूट होगी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? भाई आपका ये क्या है, ये अराइवल टाइम है, ये घड़ी मतलब एक क्लॉक टाइम है आपका कि ये कब पहुंची, स्टार्ट ये कब पहुंची, ये 0 सेकंड पे पहुंची, ये पहले सेकंड पे पहुंची, दूसरे सेकंड पे पहुंची, तीसरे सेकंड। और ये ब्रस्ट टाइम क्या है, इनको 4 सेकंड लगेगा एग्जीक्यूट होने में, इसको 2 सेकंड लगेगा, इसको 3 लगेगा। इस तरीके से बीटी टाइम दे रखा है अपने को। क्या है कि पी नंबर दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखा है, एटी दे रखा है और बीटी दे रखा है। इसको बीटी को अपन ब्रस्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है? तो मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रोसेस P4 है इसको कितना और सेकंड एग्जीक्यूट होना है? नहीं आया समझ में? भाई किसी प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट होना है वो किससे पता चलता है अपने को? बीटी से पता चलना है उसका कितना ब्रस्ट टाइम है, ठीक है? तो ये जो ब्रस्ट टाइम आप देख रहे हो यहाँ पे बीटी, एक्चुअल में ये जो P4 प्रोसेस है ना इसको 5 सेकंड तक एग्जीक्यूट होना है, 5 सेकंड तक इसको CPU चाहिए, तब ये कंप्लीशन स्टेट में जाएगी। समझ में आ रही है बात P4 के बारे में? मतलब इसको 5 सेकंड तक एग्जीक्यूट होना है और ये कितने सेकंड तक एग्जीक्यूट हो चुकी है ऑलरेडी? नहीं, ये एक्चुअल में ये तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड तक एग्जीक्यूट हो चुकी है ना पहले। समझ में आ रही बात? तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड तक एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन 5वें सेकंड पे क्या आया, एक P6 प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो इसको रोक के P6 को अपन ने एग्जीक्यूट करवाया। तो ये 2 सेकंड जो है ये पहले से एग्जीक्यूट कर चुकी है ना, ठीक है? 2 सेकंड इसका एग्जीक्यूशन हो चुका है और इसको करना कितना है, 5 सेकंड एग्जीक्यूट करना है टोटल। तो अब इसको 3 सेकंड और एग्जीक्यूट होना होगा ना। बात समझ में आ रही है? हेलो, समझ में आ रही बात? तो अब एक्चुअल में ये जो P4 है इसको CPU दिया जाएगा और इसको कितने सेकंड के लिए और CPU दिया जाएगा? 3 सेकंड के लिए। तो ये 9वां सेकंड है, ये 10वां सेकंड, ये 11वां सेकंड और ये 12वां सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड हो गए ना, ये 1, 2 और ये 3। तो 12वें सेकंड पे ये जो P4 है ये कंप्लीट होके बाहर निकल जाएगी, कंप्लीशन स्टेट में चली जाएगी, ठीक है? तो ये इसका CT बोला जाएगा। जो 12 आप देखोगे इस P4 का CT है और जो 9 है ये P6 का CT है। आप यहाँ देखो जो छठा प्रोसेस है इसका CT कितना है, 9 है,
मतलब 90 सेकंड पे कंप्लीट होके बाहर कंप्लीशन स्टेट में चली गई। P4 का कंप्लीशन टाइम या CT टाइम कितना है, 12 सेकंड। अब समझ में आ रहा है? ओके, तो अब मैं पूछता हूँ प्रीतम से। प्रीतम अब बताओ अब क्या होगा नेक्स्ट? P7 को प्रायोरिटी मिलेगी। क्या ये सही बोल रहा है शबाना? P7 को अपन प्रायोरिटी देंगे, ये सही बोल रहा है प्रीतम? क्यों देंगे अपन P7 को प्रायोरिटी? भाई जो अपने पास हाईएस्ट प्रायोरिटी की थी, मतलब 12 नंबर की, वो कंप्लीट चली हो गई। फिर उसके बाद में P4 थी जिसकी प्रायोरिटी 10 थी, ये भी कंप्लीट हो गई। अब इससे कम प्रायोरिटी की कौन सी है? 12, 10 और अब 9 है ना, ठीक है। सबसे बड़ा अब कौन सी प्रायोरिटी बची? 9, तो 9 बची मतलब P7, ठीक है। अब अपन P7 के बारे में देखेंगे कि क्या P7 को पहले CPU दिया जा चुका है, क्या नहीं दे रखा है। यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P6 है और P4 है, P7 नहीं है। तो अब P7 को कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है प्रीतम? 6 सेकंड के लिए। तो इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना होगा? कंप्लीशन टाइम कितना होगा? CT कितना होगा इसका भाई? बिल्कुल 18 होगा, करेक्ट 18 होगा, क्योंकि जो इसका ब्रश टाइम है 6 है, तो 12 और 6 जोड़ोगे तो 18वें सेकंड पे ये बाहर निकलेगी, ये कंप्लीशन स्टेट में पहुंचेगी, करेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा? अभिषेक शर्मा तुम बताओ। P3 का होगा, क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, अब मुझे ये बताओ, जो P5 रन करेगा कितने सेकंड के लिए रन करेगा, ये भी बताना। हाँ, तो इसका हाँ करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही, करेक्ट। अब कौन बताएगा मुझे? राहुल नागर चला गया क्या? भावेश गुप्ता तुम बताओगे अब क्या होगा नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट अब क्या होगा? अब अपन P5 कर चुके हैं, अब अपने पास P3 बचा है, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का बचा है, वो 6, मतलब ये P3 बचा है। तो अब P3 जो है, P3 को CPU दिया जाएगा। P3 कितने सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा? पहले ये जो अपन ने चार्ट बनाया हुआ है इसमें देखो कि क्या पहले P3 एग्जीक्यूट हो चुका है? एक बार हो चुका है। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। समझ में आ रही है बात? तो और इसका ब्रश टाइम कितना है? इसको चाहिए 3 सेकंड, तो 1 सेकंड पहले हो चुका है, अब 2 सेकंड और एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा? कंप्लीशन टाइम कितना होगा इसका? वो BT बोल रहे हो तो है, 21 होगा इसका कंप्लीशन टाइम, करेक्ट, ठीक है। तो P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो 21 होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब कौन बताएगा? 1 मिनट, यशदेव सिंह तुम बताओ। अपन क्या देंगे? P2 को CPU अलॉट करेंगे, ठीक है। P2 को मैंने P2 को, अब तुमने देखा भाई P2 और P1 बचा है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? P2 की ज़्यादा है। तो P2 को मैं CPU अलॉट करूँगा। कितने सेकंड तक CPU अलॉट करूँगा? हैं 2 की 1? हाँ, ऐसे बोलो। अब इसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा? 22, ठीक है। अब P2 अपने पास हो गया, अब P1 अपने पास बचा है, ठीक है। P1 को कितने सेकंड के लिए CPU अलॉट किया जाएगा? 3 सेकंड के लिए। तो कंप्लीशन टाइम कितना होगा? 25, ठीक है। तो ये इसका गैंट चार्ट है। अब इससे क्या है, अपन ने क्या निकाल लिया? कंप्लीशन टाइम निकाल लिया सभी का। जैसे P1 का कंप्लीशन टाइम आप देख रहे हो 25 आया, P2 का 22 आया, P3 का आया, ठीक है।
ठीक है। तो अब एक्चुअल में एक वेटिंग टाइम भी होता है, ठीक है। अब ये जो टर्न अराउंड टाइम है बेसिकली आपका CT माइनस 80 अपन बोलते हैं। जो टर्न अराउंड टाइम जो आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो कंप्लीशन टाइम जब आप निकाल लोगे तो TAT निकाल लोगे, टर्न अराउंड टाइम तो ये होता है आपका CT माइनस 80, 25 माइनस 0 25, 22 माइनस 1 21, 21 माइनस 2 19। समझ में आ रही बात सबको? टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? ओके। और जो आपका वेटिंग टाइम है कि प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, वो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? वो वेटिंग टाइम अब आप देखो, ये जो प्रोसेस P1 है ना, P1 कहाँ से इंतजार कर रहा है? P1 को कब दोबारा CPU मिल रहा है? P1 को 22वें सेकंड पे आके CPU मिल रहा है, और इसने कब CPU छोड़ा था? पहले सेकंड पे। तो 22 माइनस आपका 1, तो ये आपका होगा 21, ठीक है। इसी तरीके से जो P2 है, P2 ने आखिरी बार CPU कब छोड़ा था? दूसरे सेकंड पे, ठीक है। और कब इसको CPU मिला P2 को? 21वें सेकंड पे। तो 21 माइनस 2 19। समझ में आ रही बात? हेलो, ओके। अब RT का मतलब क्या है? रेस्पॉन्स टाइम इसको अपन बोलते हैं, कब इसको रिस्पॉन्ड किया गया, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम मतलब जैसे ही कोई प्रोसेस आया उसको आते ही रेस्पॉन्ड कर दिया गया। अब यहाँ क्या है भाई, पहली बार में उसको रेस्पॉन्ड कर दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो ये जो P1 प्रोसेस है, ठीक है, ये 0 सेकंड पे आया और 0वें सेकंड पर ही इसको CPU अलॉट कर दिया गया, तो इसका रेस्पॉन्स टाइम जो है 0 हो गया। P2 जो है पहले सेकंड पे आया और पहले सेकंड पे ही इसको CPU अलॉट कर दिया गया, तो इसका भी 0 रेस्पॉन्स टाइम 0 हुआ, ठीक है। P3 जो आपका दूसरे सेकंड पे आया, दूसरे सेकंड पे आते ही इसको CPU दे दिया, तो इसको भी 0 हुआ। इसी तरीके से P4 का। लेकिन जो P5 है ना, P5 क्या है? चौथे सेकंड पे आ गया, और चौथे सेकंड पे आने के बाद इसको कब तक इंतज़ार करना पड़ा पहली बार CPU मिलने के लिए? P5 को इंतज़ार करना पड़ा 18वें सेकंड तक। तो 18 माइनस 4, ये इसका 14 सेकंड रेस्पॉन्स टाइम रहा, मतलब 14 सेकंड तक इसको बिठा के रखा, ठीक है। इसको बेचारे को CPU नहीं दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से P6 को आते ही CPU मिल गया। P7 जो है, P7 कब आ गया था? 12वें सेकंड पे, लेकिन एक्चुअल में ना P7 जो है आपका आ गया था 6ठे सेकंड पे, लेकिन इसको CPU मिला 12 पे, 12वें सेकंड पे। तो 12 माइनस 6, इसको 6 सेकंड इसका रेस्पॉन्स टाइम रहा, ठीक है। और जो थ्रूपुट होती है, ठीक है, थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी प्रोसेसेस, आपका जो फाइनल प्रोसेस का अराइवल टाइम है उसमें कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट होकर निकल गई। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है, थ्रूपुट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है? आखिरी सेकंड कब निकली? 25वें पे। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है? 7 है, और आखिरी टाइम कितना है? 25। तो 7/25 इसका थ्रूपुट होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अभी कोई डाउट है किसी को? हेलो, किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, और ये प्रीएम्पशन का मतलब जो CPU है ना, आप एक प्रोसेस को दे रखा है लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी के आ गई तो उसको CPU ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसी तरीके से SRTF है, तो SRTF का भी आज आप कोशिश करना लेक्चर देखने का, समझने का, ठीक है। तो अब एक्चुअल में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। इसकी प्रैक्टिस करना प्लीज़, तभी सभी को और कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। किसी को कोई डाउट है? भावेश, ऋत्विक शर्मा, आशुतोष, यशदेव, एक मिनट। रेस्पॉन्स टाइम 14 आया। किसका 14 आया? मतलब ये जो पांचवा, हाँ, जो ये पांचवा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, P नंबर 5, मतलब P5 जो प्रोसेस है, इसका रेस्पॉन्स टाइम 14 आया। भाई रेस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब है कि प्रोसेस को पहली बार कब CPU दे दिया गया? जब प्रोसेस आ चुका है। तो एक्चुअल में प्रोसेस चौथे सेकंड पे आ चुका है, करेक्ट है।
80 का मतलब प्रोसेस चौथे सेकंड पे आ चुका है। लेकिन आप ये जो गैंट चार्ट देख रहे हो ना, इसमें आप क्या देखते हो, जो प्रोसेस P5 है इसको पहली बार CPU है ना 18वें सेकंड पे मिल रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला है, देख लो। तो प्रोसेस बेचारा चौथे सेकंड पे आ गया और CPU मिल रहा है 18। तो 18 माइनस अपन 4 करेंगे, ठीक है। उसको पहली बार कब CPU मिला माइनस वो कब आ चुका था, समझ में आ रही बात। तो 18 माइनस 4 14 किया, बाकी में 0 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस जब आया उसी समय उनको CPU अलर्ट हो गया, ठीक है। मतलब पहली बार की बात कर रहे हैं अपन, भले उनको वेट करना पड़ा, उनको